आज हम लोगों को बारीक से चर्चा करना है नाउन की। क्योंकि नाउन होता क्या है, नाउन है क्या? हिंदी में आप इसे संज्ञा कहते हैं ना। कैसे पता करें कि ये नाउन है ना? तो शुरू से बचपन से एक ही परिभाषा सिखाई गई, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। यानी जिसका आपने अगर नाम दे दिया तो वो आपका नाउन हो गया। नेमिंग वर्ड को आप नाउन कहते हैं। नाउन की दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिस्कशन करना आवश्यक होता है। पहला होता है इसका फंक्शंस ऑफ नाउन। क्या होता है? फंक्शंस ऑफ नाउन। चाय ले लो बेटा, एक लोग ले लो। फंक्शंस ऑफ नाउन, बीच ही से निकलना, अब यहीं से आना, इसमें झांकते हुए रख दे। तो नाउन का पहला होता है फंक्शंस ऑफ नाउन, दूसरा होता है डिक्लेरेशन ऑफ नाउन। क्या? डिक्लेरेशन ऑफ नाउन। ध्यान दें प्लीज, पहला फंक्शंस ऑफ नाउन, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ नाउन। अब जैसे आप लोग पढ़ते ना जेंडर, नंबर, केस, तो व्हाट आर दीज? क्या है ये संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा के विकार होते हैं। इस विकार के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं? पहला तो आता है नंबर, है ना, दूसरा आता है जेंडर, ठीक है, तीसरा आता है केस। करेक्ट? तो शुरू से लेकर अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया वो केवल ये स्टडी किया कि नंबर, जेंडर और केस। केस बिल्कुल वैसा ही रिलेटेड है जैसा फंक्शंस ऑफ नाउन है, लगभग वैसा ही है, लेकिन वो केस कारक बताता है आपको, ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो ये बताता है कि नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है। ठीक है, नाउन का इंपॉर्टेंस क्यों है किसी भाषा में? आपने देखा होगा कि नाउन के बगैर कोई भाषा नहीं होती। देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट नाउन। और जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर, ठीक है, संज्ञा ही, नाउन ही होती है। तो ये नाउन पहले देखेंगे हम लोग, ये नाउन हैं ये कितने टाइप के हैं। पहले तो हम इसका देखेंगे प्रकार, फिर बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन पर। तो आपने पढ़ा होगा नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगर बेसिकली अगर आप एरर डिटेक्ट के लिए देखना चाहें तो दो प्रकार से ही आप देखेंगे। दो प्रकार से कौन देखेंगे? पहला होता है कौन सा? काउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना जा सके। समझना बात को। पहला है COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को क्या कहते हैं आप? यस, संख्यावाची, यानी दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट। ठीक है, जैसे काउंटेबल नाउन में आपने कहा बुक, सो देयर में बी अ लॉट ऑफ बुक्स, वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है ना। उन्होंने कहा चेयर्स, सो वी कैन काउंट हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द रूम, उनका 20 चेयर्स इन द रूम, करेक्ट। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या कहोगे? जिनका गिना जा सके। तो वो कौन सी हो सकती है? करेक्ट। जैसे आपका मटेरियल नाउन है, पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं हो सकता है। एयर, एक हवा, दो हवा, चार हवा नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो मटेरियल नाउन हो गया। ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, देयर नॉट में भी, करेक्ट। तो ये नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो काउंटेबल नाउन है ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। क्यों भाई? अभी मैं नंबर पर पहुंचा नहीं हूं, बट मैं थोड़ा सा उसका बताना चाह रहा हूं। तो इसका काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर भी होता होगा और प्लूरल भी होता होगा, करेक्ट। अच्छा,
जब सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होगा तो हम वर्ब को भी समझ लेंगे। अगर इफ इन वन सेंटेंस देयर हैज बीन गिवन सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, देन यू कैन इजीली सर्च आउट दैट इट इज ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर। ये समझ लेंगे आप कि अगर अनकाउंटेबल दिया तो समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर का ही वर्ब आएगा। अगर काउंटेबल नाउन आप तो देख के ही उसको गिन भी सकते, अंदाज लगा लेंगे गिना जा सकता कि नहीं गिना जा सकता है, आप समझ जाएंगे यार ये में भी सिंगुलर और प्लूरल। फिर वो रूल्स जब नंबर पढ़ेंगे तो रूल्स के हिसाब से आप उसको चेक कर लेंगे ना। तो वैसे ये दो, यानी जब हमें एरर डिटेक्ट करना है तो हमें इन दो का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि ये कॉमन नाउन है कि मटेरियल नाउन है ना, कि प्रॉपर नाउन है। नोबडी विल आस्क यू, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, ऐसे ही होता ना। तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को कब मिलेगी, ये दो प्रकार का नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने के बाद हम लोग आसानी से सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वी शुड हैव नॉलेज, है ना। तो पहला नाउन जो काइंड्स ऑफ नाउन है या टाइप्स ऑफ नाउन है, इसमें पहला क्या है, पहला होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? बिल्कुल, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, कानपुर प्लेस है लेकिन उसका नाम है। वस्तु का नाम होगा, जैसे बुक एक वस्तु है लेकिन वस्तु का नाम है, बोले रामायण, गीता, कुरान, बाइबल है, लेकिन ये दीज आर द होली बुक्स, सो वी शुड यूज आर्टिकल द। मैंने द नहीं बोला लेकिन यू नो। दूसरा क्या होगा, कॉमन नाउन। क्या होगा, कॉमन नाउन। भैया कॉमन नाउन किसे कहते, जातिवाचक संज्ञा, करेक्ट। तो जातिवाचक संज्ञा, व्हाट इज कॉमन नाउन, इट इंडिकेट्स टू ए थिंग एज अ कास्ट, जाति बताएगा उसकी, है जाति। जैसे हमने कहा टीचर है ना, डॉक्टर। तो हाँ, तो अब आप ये समझिए कि जो ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड तो सभी हैं लेकिन ये सिंगुलर होगा। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक, मतलब ये सिंगुलर कहलाया। जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जातिवाचक। इसका मतलब है कि इसमें कुछ जाति में लोग ज़्यादा होंगे। कलेक्टिव नाउन तो है नहीं कि समूह, हमने देख लिया क्लास, तो इट इंडिकेट्स टू ए ग्रुप, ये तो है नहीं है। तो इसको यानी इसका मतलब है कि कॉमन नाउन में एक वचन और बहुवचन दोनों होंगे। इसका मतलब है कि आपका काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता होगा, तभी तो हम एक वचन और बहुवचन को देख पाएंगे कि नहीं। तीसरा बताएं, आपको पता होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ये सभी धातुएं, जो भी पदार्थ हैं, सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा है, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है, भाववाचक कह देते हैं आप, गुणवाचक भी कह देते हैं आप, कह देते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, किसी भी व्यक्ति का गुण, वस्तु का गुण, किसी का कोई आइडिया, यानी क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, आइडिया ऑफ ए पर्सन, समझ गए, किसी का विचार, ठीक है, किसी की क्वालिटी, सब किसके अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। पांचवा कलेक्टिव नाउन। वैसे कलेक्टिव नाउन मुझे ऊपर लिखना चाहिए था,
ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बीच में बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मैंने कहा चलो भाई लिख लेते हैं। आपको ये ना लगे कि हमारी बेइज्जती कर दी, एक तो हमने बताया तो हमारी बात नहीं लिखी गई। क्योंकि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। हमें ये नहीं है कि हम बड़े हैं आप छोटे हो, तो इट इज़ योर ड्यूटी दैट यू विल ओनली रिस्पेक्ट मी बट आई डोंट रिस्पेक्ट यू। नो, यू विल रिस्पेक्ट मी एंड आई विल रिस्पेक्ट यू। तो सभी के लिए आवश्यक होता है। तो कलेक्टिव नाउन ये समूहवाचक संज्ञा है। कलेक्शन से बना है कलेक्ट से बना है कलेक्शन, और कलेक्टिव से बना है कलेक्टिव, समूह। अब समूह किसका होता है आप जानते हो। क्लास कह दें तो बच्चों का, आर्मी कह दें तो सैनिकों का, है ना, ठीक है। भीड़ क्राउड कह दें तो लोगों की भीड़, तो ये क्या हुआ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन में नाम आएंगे, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या जगह का नाम हो, जैसे मोहन कानपुर, ठीक है। कॉमन नाउन में ये जातिवाचक होता है, जैसे कह दिया टीचर, टीचर एक, टीचर कई हो सकते हैं, ठीक है। टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है। मटेरियल नाउन में आपकी सारी मेटल्स आ जाएंगी, पदार्थ आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, वाटर, बिल्कुल सही है। अब उन्होंने कहा राइस है, व्हीट गेहूं है, तो क्या है व्हाट आर दीज आर मटेरियल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आपका बताया था, किसी का आइडिया या क्वालिटी, बिल्कुल सही। तो उन्होंने दे दिया, जैसे बोले ऑनेस्टी और क्वालिटी भी है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में समूह आ जाता है, जैसे उन्होंने कहा ये अपना अभी इस समय एट प्रेजेंट टाइम वी आर सिटिंग इन अ क्लास, आर्मी, है ना, क्राउड, बिल्कुल सही, पुलिस, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ नाउन हुए। लेकिन इन सब के फंक्शन क्या हैं, मेन बात यहाँ आती है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन। इन सब के फंक्शन हैं क्या। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले चूंकि ये 2 प्रकार से बताया था कि इसके हमें फंक्शन देखने हैं और डिक्लेरेशन ऑफ नाउन, ठीक है। तो अब ये चूंकि एक बार आज की क्लास में तो सब हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो आज हम पहले देखेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन कि फंक्शन, आपके नाउन के फंक्शन क्या होते हैं। मिटाएं कि नोट इस तरह को मिटा दें, चलो इस तरह को। चलिए देखें, अब बात करना है फंक्शंस ऑफ नाउन, ठीक है। फंक्शन का मतलब फंक्शन करना, कार्य करना। फंक्शन ऑफ नाउन यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप, संज्ञा के कार्य। क्या कहेंगे आप, संज्ञा के कार्य। अब आप ये समझिए कि संज्ञा किस किस चीज का कार्य करता है, क्या क्या फंक्शन करता है। तो पहला फंक्शन देखें, पहला फंक्शन तो है इसका सब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्या बेटा, सब्जेक्ट टू द वर्ब भी कह सकते हैं, ये वर्ब भी कह सकते हो। इसका क्या आशा है, किसी क्रिया का कर्ता के रूप में कार्य, किसी क्रिया का कर्ता के रूप में कार्य, ठीक है। दूसरा होता है इसका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्या, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। इसको क्या कहेंगे आप, किसी क्रिया का कर्म के रूप में, ठीक है। यानी नाउन कहाँ कहाँ मिलेगा, किसी वाक्य का कर्ता भी हो सकता है किसी क्रिया का, और किसी क्रिया का कर्म भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य। इसके बाद होता है, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट
टू ए वर्ब, यानी किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य। पांचवा होता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होता है? केस इन अपोजिशन के रूप में, ठीक है। छठवां होता है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और सातवां होता है नॉमिनेटिव एड्रेस, नॉमिनेटिव एड्रेस, ठीक है। अब आप समझें इनको एक एक करके क्या है ये। पहला सब्जेक्ट टू द वर्ब, ये कैसे किसी क्रिया का सब्जेक्ट होता है। अब आप समझना, जैसे पहले का देखें, पहले में कहा सब्जेक्ट टू द वर्ब, किसी क्रिया का कर्ता के रूप में। आपने कोई भी सेंटेंस कह दिया कि हेमंत इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ये है, दिस इज वन सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट क्या है? हेमंत। हेमंत क्या है? करता है, लेकिन रूप क्या है उसका? नाउन। ये नाउन है, लेकिन ये यहां काम किसका कर रहा? सब्जेक्ट का। किसका सब्जेक्ट है? इस क्रिया का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपका क्या कहलाया? सब्जेक्ट टू द वर्ब। यहां पे नाउन जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में यहां पर नाउन का इस्तेमाल हुआ, जो पहला रूल कहता है। दूसरा कहता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। इसमें क्या मतलब है? ये क्रिया का ऑब्जेक्ट का नाउन काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि दे प्रोवाइड मोहन ए लेटर, वे मोहन को एक पत्र उपलब्ध कराते हैं। इसमें मोहन आया, मोहन आया, ये क्या है? क्रिया का ऑब्जेक्ट है। क्या है? क्रिया का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट चूंकि आप जानते हो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है, तो वो दोनों हैं इसमें। एक ये है सजीव, एक लेटर, ये भी नाउन है, ये निर्जीव है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा कौन? नाउन। नाउन की बात बता रहे। मैंने ये मोहन जानबूझ के लिख दिया है। अगर मैं कहता कि दे राइट ए लेटर, दे राइट ए लेटर, तो राइट के बाद ए लेटर होता, तो भी लेटर भी तो नाउन है। काम काहे का कर रहा? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जब उसमें सेंटेंस में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्या होते हैं तो वो क्लियर होंगे। लेकिन ये एडवांस में बताया जा रहा है कि ये दोनों नाउन हैं, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही अलग अलग केस में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। एक पहला सजीव मोहन, ए लेटर निर्जीव, यानी एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। दोनों को पता कैसे करते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, सजीव है कि निर्जीव है? अगर उसने लिख दिया क्या से क्वेश्चन करेंगे तो निर्जीव का पता चल जाएगा, किसी से क्वेश्चन करोगे सजीव को पता चल जाएगा। जैसे दे प्रोवाइड मोहन ए लेटर, उन्होंने वे प्रोवाइड कराते हैं क्या? लेटर, पता चल गया। वे प्रोवाइड लेटर किसे? तो मोहन। बात समझ में आ गया? तो ये आपका किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है और दूसरे नंबर पे है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह दें, तीसरे में देखें, कह दें कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, आप ध्यान रखें इस बात को। जब भी प्रीपोजिशन से कोई नाउन जुड़ा होता है तो उसे हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अब जहां भी आपको ऑन द टेबल, इन द रूम, इनटू द सन, अंडर द रूफ, अंडर द चेयर, इन द बॉक्स, क्या है ये सारे, हाँ, बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द चेयर, दीज आर द
प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे, ये है क्या, तीसरा नंबर, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का होना। बात समझ में आ रही, क्यों भाई, बात क्लियर है ना, कि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और पता है आपको कि ऑब्जेक्ट बाद में आता है, अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद आएगा। इफ दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब तो इट विल कम आफ्टर द वर्ब, और जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आफ्टर द प्रीपोजिशन। कुल मिलाकर जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद, बात समझ में आई, वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आ गया, और अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के, कोई शक, वेरी गुड, बोले नो शक। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है, जैसे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बताया था दो तरह का, कौन कौन, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है बेटा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आप बात समझिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे, क्योंकि पहली बात तो हमें जानना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं, वर्ब वाला आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो वीडियो देख लेना, सब मिल जाएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद प्रयोग किए गए नाउन वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का मतलब है, आप एक साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जहां पर मेन वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करे, समझ रहे। जैसे उन्होंने कहा ही इज अ बॉय, अब आप समझना, यहीं से मैं स्पष्ट करा दूंगा कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। जैसे मैंने कहा, चौथा है ना, हमने कहा ही इज अ बॉय, क्या कहा बेटा, ही इज अ बॉय। अब मैं सेंटेंस में कहूं कि इसमें वर्ब क्या है, इज है ना, ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। ये कब होगा, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कब होगा, जब लिंकिंग वर्ब दी होगी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट से समानता या सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब वो ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट से समानता होगी या ऑब्जेक्ट के विषय में बताएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कैसे, ही इज अ बॉय, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है बीच में वर्ब की जगह बराबर का निशान लगा दो, पता चल जाता है। ही इज अ बॉय, वह लड़का है, वह कौन है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम कहते हैं ही वॉज अ टीचर, कौन है, वह अध्यापक था, वह क्या था, अध्यापक किसके लिए कहा, सब्जेक्ट के लिए, ही के लिए, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कहें कि दे अपॉइंटेड मी ए टीचर, अब समझना, दे अपॉइंटेड मी ए टीचर, उन्होंने मुझे एक टीचर नियुक्त किया। अब चूंकि कॉम्प्लीमेंट देखना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो वर्ब के बाद ही तो आएगा। वर्ब के बाद देखें मी और ए टीचर, दो एक प्रोनाउन एक नाउन दिया है, लेकिन हमें ये देखना है नाउन तो केवल टीचर है ना, ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। जैसे मी ए टीचर, मुझे एक अध्यापक के रूप में, मैं और अध्यापक, तो ये इसका कनेक्शन इससे है। अब आप कहो कि ये डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहां दिया था ना मोहन ए लेटर, समझो, ये भी कंफ्यूजन दूर करो।
यहाँ दिया मोहन ए लेटर, तो मैं बोले यहाँ तो सर आपने बताया था कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक सजीव एक निर्जीव है, लेकिन मैंने हिंदी में बता दिया था इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एक सजीव और निर्जीव। अब यहाँ क्या है दोनों? मी जिंदा और टीचर जिंदा, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के लिए ही है दोनों, है कि नहीं है? तो एक ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। कि हो सकते दोनों? बात समझ में आई? तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। हुआ भैया? अब देखना, दो ऑब्जेक्ट बताए हमने, दो कॉम्प्लीमेंट बताए, तो पीछे क्या रह जाए? एक और देख लें, वो भी दो हैं। केस इन अपोजिशन क्या है? अगला है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है बगल में लिखना। क्या होता है? बगल। अपोजिशन मतलब बगल में, ठीक है। केस इन अपोजिशन ये भी आपका दो तरह का होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। कौन होता है? सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। लेकिन भैया ये केस इन अपोजिशन को पहले मतलब समझ लो। इसका मतलब है कि नाउन किसका काम करेगा? इसमें केस इन अपोजिशन का काम करेगा। कैसे? इसमें दो नाउन दिए होंगे अगल बगल जो किसी एक क्रिया के कर्ता होंगे। अभी एक नाउन पढ़ा, जो एक ही वर्ब के सब्जेक्ट दोनों नाउन होंगे, उन दोनों का आपस में समानता होगी या एक दूसरे में परिचय होगा। क्या होगा? एक दूसरे में परिचय होगा, यानी एक नाउन का दूसरे नाउन में परिचय होगा या दोनों में इक्वलिटी होगी, लेकिन वो दोनों नाउन उस क्रिया के कर्ता होंगे, तो वो कहलाएगा सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। अगर वही दोनों नाउन आगे ना आकर के पीछे आ जाएं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन होगा, लेकिन वो दोनों उस क्रिया के ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपसे कहा सब्जेक्टिव में, मैंने कहा मोहन कॉमा द सन ऑफ रामलाल इज कमिंग। क्यों भाई, कुछ आया समझ में? समझ में आया? मोहन द सन ऑफ रामलाल इज कमिंग। इस क्रिया का, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है मोहन, लेकिन यहां भी तो दिया है द सन ऑफ रामलाल। दोनों में रिलेशन है लेकिन दोनों एक ही हैं। रामलाल का पुत्र कौन? आप ऐसे कहते हैं। हमने कहा कि जैसे मोहन अ कैप्टन इज कमिंग। बात समझना, ये जानबूझ के मैं दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं कि आप प्रीपोजिशन को देख के कंफ्यूज ना हो। ऐसे भी कह सकता है वो, मोहन एक कप्तान आ रहा है, तो वो कैप्टन होगा। दोनों नाउन हैं। जब ये दोनों नाउन हैं और इस वर्ब के सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों के हिसाब से, दो नाउन के हिसाब से हमने आर तो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? यस, सेम है, करेक्ट। तो ये हुआ क्या? सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। ऑब्जेक्टिव में ये पीछे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पीछे आ जाएगा। जैसे राम किल्ड रावण कॉमा द किंग ऑफ लंका। द किंग ऑफ लंका। देखो, रावण कह दें चाहे द किंग ऑफ लंका कह दें, ठीक है। इसको आप आसान मत समझिएगा, अभी जब सिंथेसिस में घुसेंगे तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ में आएंगे। कैसे? एक सेंटेंस है लेकिन हम इसके दो वाक्य बना सकते हैं।
दो वाक्य। जब आपको दो वाक्य मिलेंगे फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको केस इन अपोजिशन में जोड़िए, ऐसे ही होगा। तो वो केस इन अपोजिशन में जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। जैसे देखना, राम किल्ड रावण फुल स्टॉप, रावण वाज द किंग ऑफ लंका। दो वाक्य हो गए। अब कहा जाए कि भैया दोनों को जोड़ना है तो आप ऐसे ही तो जोड़ेंगे क्या, रावण मतलब ये, किंग ऑफ लंका एक ही बात है, ठीक है ना, कोई शक। अगला केस इन अपोजिशन हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब देखिए नॉमिनेटिव मीन्स होता कर्ता, क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। एब्सोल्यूट माने स्वतंत्र, मतलब ऐसा कर्ता, ये नाउन का काम है सब। नाउन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी काम करता है। ऐसा नाउन जो कर्ता के रूप में काम करेगा, ठीक है, कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, उसका किसी क्रिया पर फर्क, या वो रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सा कहलाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे आपसे कह दिया जाए द वेदर बीइंग क्लाउडी, नो वन केम आउट। अब देखना, जो ये नाउन है नॉमिनेटिव है, अब इसमें कोई वर्ब तो है नहीं, सीधे सीधे हो गया। यानी इस सेंटेंस पर इस सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रहे अथवा ना रहे। उसी तारतम्य में अगला नॉमिनेटिव एड्रेस। एड्रेस का मतलब संबोधन होता है, क्या होता है, ये संबोधन आगे भी आता है पीछे भी आता है, आता है। जैसे मैं कहूँ लिसन टू मी स्टूडेंट्स, आके कहूँ स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, तो व्हाट इज स्टूडेंट्स, क्या है ये, संबोधन है। ये सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। अब ये आगे भी आ सकता है और एग्जाम्पल से देख लें कि इसको आप किस हिसाब से लिखेंगे। इसमें आपने देखा कौन सा है, 7 नंबर है आपका नॉमिनेटिव एड्रेस। हमने कहा स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स ही कह देते हैं। स्टूडेंट्स डू योर वर्क, विद्यार्थियों अपना काम करो, ऐसा हो गया। अगर हम इसको उठा करके पीछे ले जाए तो भी सही है, क्या कहें, डू योर वर्क स्टूडेंट्स, डू योर वर्क स्टूडेंट्स। ये था आपका फंक्शंस ऑफ नाउन। आप समझ गए होंगे कि ये जो, नोट करते जाओ, कि जो फंक्शन है इसके नाउन के, वो किसी क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, अपोजिशन, एब्सोल्यूट बिल्कुल, और नॉमिनेटिव एड्रेस, ठीक है। तो चलिए अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ नाउन। आज पढ़ा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन और फंक्शंस ऑफ नाउन।